वेलकम बैक, माय नेम इज़ फरहान। तो आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद का एक वीडियो। फाइनली हम वापस आ चुके हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं सर, 100। आपको अंदाज़ा नहीं है इतनी खुशी। ठीक है, तो सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। बीच बीच में बातें होती रहेंगी, ठीक है, तो प्ले करते हैं। तो साहब आज का वीडियो सिर्फ सलामी है किसके भारतीय नौसेना के लिए और भारतीय लीडरशिप के लिए कि उन्होंने अब साबित कर दिया है कि हिंद महासागर को हिंद महासागर क्यों कहा जाता है, इंडियन ओशन को इंडियन ओशन क्यों कहा जाता है। शायद आप लोग इस चीज को फॉलो ना कर रहे हो या ना कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे थे सर, बड़ी तकलीफ थी क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया इसको फॉलो नहीं कर रहा है, टूल किट इसको फॉलो नहीं कर रही है और बदकिस्मती है कि हमारा मीडिया भी ज्यादा इसको फॉलो नहीं कर रहा है। यूं तो इस पर डिबेट होने चाहिए और इस पर प्रोग्राम इसी घटनाओं पर समर्पित होने चाहिए जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि साहब बादशाहत इंडियन ओशन और अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन तक बादशाहत चल रही है भारतीय नौसेना की। उसी को समर्पित है आज का वीडियो और उसी को सलाम है हमारा। तो सबसे पहले मैं एक कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं भाई, वो नहीं बात करेंगे। अभी तक नहीं समझ में आया, वो नहीं बात करेंगे। आपको अपना इंटरनेशनल मीडिया बनाना पड़ेगा और उस लेवल का बनाना पड़ेगा कि वो फॉक्स से, बीबीसी से और इन सब से कम्पीट कर सके। वैसे तो मीडिया हाउसेस पे लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारे पास अपना मीडिया होना चाहिए। हमारा मीडिया क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो उनके पास ना बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट और बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट खबरें हैं उनके पास। 4 लोगों को बिठाकर जो है सर्कस भी तो करना होता है, तो ऐसी खबरें थोड़ी ना चलाएंगे वो, है ना। और रही बात इंडियन नेवी की, तो हम देख नहीं पाए एक्चुअल में हुआ क्या है। 2-3 दिन से हम थोड़ा बिजी थे, हमारा सिस्टम नहीं चल रहा था, तो उससे सही करने में लगे हुए थे और भी काम थे। तो देखते हैं मामला हुआ क्या है, ठीक है, आगे चलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो साहब साबित कर दिया है भारतीय नौसेना ने कि इंडियन ओशन को इंडियन क्यों कहा जाता है, हिंद महासागर क्यों कहा जाता है। अगल बगल नहीं, हमारे वेस्टर्न कोस्ट से 850 नॉटिकल माइल जो लगभग 1500 किलोमीटर पड़ता है, जिस स्थान से पड़ोसी मुल्क की फुकरी नेवी भी बहुत पास है, जिस स्थान पर 12 मुल्कों की नेवी रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में लगी हुई है, वहां बादशाह समंदर की कर रही है भारतीय सेना। और ये कोई तुक्का नहीं है कि एक बार हो गया हो, जैसा 5 जनवरी को एमवी नॉर्थलॉक के साथ हुआ था कि उन्होंने डिस्ट्रेस कॉल की थी। डिस्ट्रेस कॉल में 15 इंडियंस थे जो क्रू थे। डिस्ट्रेस कॉल पहुंची थी किसको? आईएनएच चेन्नई को। और आईएनएच चेन्नई ने लीडरशिप से अनुमति मांगी थी। लीडरशिप ने कहा था तत्काल जाओ। और आईएनएच चेन्नई जाकर, आप लोगों को याद होगा, उसने मैंने प्रोग्राम भी बनाया था कि साहब उनका जब वहां पर सर्विलेंस हेलीकॉप्टर पहुंचता है तो वो कहते हैं कि चले जाओ, भारतीय नौसेना आने वाली है। और ये जिन्होंने भी सोमालिया पायलट्स को फॉलो किया है पिछले 20-25 साल में, वो सब जानते हैं कि ये कितने खतरनाक लोग हैं। वो भारतीय नौसेना के आने की वजह से, डर की वजह से, धमकी की वजह से वो जहाज जो उन्होंने हाईजैक कर लिया था, जिसका उन्होंने कंट्रोल ले लिया था, उसे छोड़ के भाग गए थे। तो ये एक तुक्का नहीं है। 5 जनवरी की पहली और आखिरी घटना नहीं थी, उसके बाद छड़ लग गई है। 2 दिन पहले क्या, कल ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सोमालिया, ये कोई बगल में नहीं है, ये कोई लक्षद्वीप नहीं है, ये कोई मालदीव नहीं है, ये है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सोमालिया, भारत से लगभग 1500 किलोमीटर दूर। और प्रतीत हो रहा है कि अब सरकार ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया है कि हमसे पूछो ही ना, जहां से डिस्ट्रेस कॉल आए वहां रिस्पॉन्ड करो। इसी से इंडियन ओशन में और अरेबियन सी में अपना दबदबा होगा और अपना परचम तिरंगा लहराएगा। आईएनएस सुमित्रा को डिस्ट्रेस कॉल मिलता है फिशिंग वेसल से, अल नई से। साहब उसमें 19 क्रू मेंबर थे और 19 के 19 हमारे फुकरे पड़ोसी के थे। अरे बाप रे, ये कब हुआ? एंटी पायरेसी ऑपरेशन, इंडियन नेवी रेस्क्यूज 19 पाकिस्तानी नेशनल्स फ्रॉम सोमालिया। अरे इतना बड़ा कांड हो गया, हमें बताया नहीं तुमने। कमाल करते हैं यार, शर्म वरम आई नहीं है? थोड़ी थोड़ी इतनी सी शर्म वरम आई नहीं है इन लोगों को? नहीं आई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि हमें कोई बचाए। सबसे पहले उसके पास पाकिस्तान की भी नेवी थी, नहीं पाकिस्तान की बोल रहा हूं, उसके पास फुकरे मुल्क की भी नेवी थी। उसके बिल्कुल बगल में 8 देशों की नेवी थी जो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी में लगी हुई है। लेकिन सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया भारतीय। बहुत बड़ी बात है। अभी मतलब करीब 12 या 8 है ना, इतने अगर देशों की नेवी है और उसमें अगर अपन सबसे आगे खड़े हुए हैं, सबकी हेल्प कर रहे हैं, तो वाकई में, है ना। नौसेना ने और जो पायलट्स थे सोमालियन, वो छोड़ के भाग गए। ये नहीं कि वो कैप्चर कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे और भारतीय नौसेना पहुंच गई। जब भारतीय नौसेना ने उनको दौड़ाया तो अपनी वो मोटराइज्ड डिंगीज में उसको छोड़ के भाग गए। उससे पहले घटना हुई, एक ईरानियन फिशिंग बोट थी, ईमान, ईरानियन फिशिंग बोट, जिसमें 17 के 17 क्रू मेंबर्स थे। कौन? ईरानियंस। ईरानियन कौन? जो हुती का सपोर्ट कर रहा है इसी क्षेत्र में एक प्रॉब्लम इशू खड़ा करने के लिए, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी में। उसने डिस्ट्रेस कॉल दी, फिर से पड़ोसी मुल्क की नेवी बगल में थी। एक मिनट, तो ईरान सपोर्ट कर रहा है और ईरान की ही वेसल को पकड़ लिया उन्होंने। बहुत जानदार। और 12 मुल्कों की नेवी गल्फ ऑफ एडन में थी। सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया आईएनएस सुमित्रा ने। जब वो नहीं भागने को तैयार हुए तो आईएनएस सुमित्रा ने वेसल बोट को टेक ओवर कर लिया। अपना वो फायर पावर दिखाया कि पढ़ने में मिल रहा है कि सोमालियन पायलट्स ने जवाबी कार्रवाई में गोली भी नहीं चलाई और सोमालियन पायलट्स को गिरफ्तार करके हथकड़ियां डाल के बिठा के फोटो खिंचवाई है। ओए होए, वाह, क्या बात है, क्या बात है, एकदम पोज में रख के खिंचवाई है। वेरी गुड।
इससे पहले आप बताइए कि आपको ऐसी फोटोग्राफ्स कितनी देखने को मिली है, खासतौर से जब किसी दूसरे मुल्क से डिस्ट्रेस कॉल आया हो, किसी दूसरे मुल्क की फिशिंग वेसल से डिस्ट्रेस कॉल आया। उससे एक दिन पहले यानी संडे आ जाइए, एनवी मर्लिन आईएनएस विशाखापट्टनम को डिस्ट्रेस कॉल मिलता है कि हुतीज ने हम पर ड्रोन अटैक कर दिया है। वेसल देखो आप पीछे देख रहे हो भाई साहब, कमाल की एकदम है, स्वॉर्ड जैसी एकदम तलवार जैसी, मज़ा आ गया। हम गए थे एक बार स्कूल की तरफ से, तो वहाँ हमने वेसल देखी थी भाई साहब, क्या शिप थी वो, ठीक है। और मतलब एक डिफरेंट लाइफ है ऑल टुगेदर, ठीक है। आगे चलते हैं। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट बाय द वे इनके पास ज़्यादा फायर पावर होती है कंपेयर टू अदर, मतलब एक उसमें ज़्यादा पावर होती है इनके पास, फायर पावर। साथ मार्कोस कमांडोज के साथ आईएनएस विशाखापट्टनम पहुंचती है, वेसल को टेक ओवर करती है, सुनिश्चित करती है कि सब सकुशल है। 6 घंटे जद्दोजहद कर उस जहाज की आग बुझाती है जो ना बुझती, तो एक्सपर्ट बताते हैं कि 4 घंटे बाद जहाज डूब जाता। और इस पहले तो शिप देखो सर, आप शिप देखो, मतलब बनता है भागना तो बनता है, भागी जाओ नहीं तो क्या होगा तुम्हारा। कुछ दिन पहले यानी 17 जनवरी को एमवी पिकार्डी, कहां की शिप, ब्रिटिश फ्लैग की शिप को सोमालियन पायरेट्स टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हुतीज का उस पर ड्रोन अटैक होता है, उसको बचाने के लिए ड्रोन उसको हिट नहीं करता है, सबसे पहले पहुंचती है भारतीय सेना। वेरी गुड तो साहब, और उससे पहले 5 जनवरी का किस्सा एमएस नॉर्थलॉक का सबको पता है, जो मार्कोस कमांडोज ने जाकर धमकाया था और पायरेट्स सोमालिया के भाग गए। ये वो पायरेट्स हैं जिनकी अपने कोस्ट पर बादशाहत चला करती थी और कम से कम 20 साल चली है। 20 साल उनकी बादशाहत भारत की नौसेना ने, देखो नौसेना तो हमेशा ताकतवर थी, लेकिन उसको इक्विपमेंट देना और हौसला देना और हिम्मत देना ये लीडरशिप का काम होता है। मुझे नहीं लगता कि अब बार बार परमिशन ली जा रही होगी, लगता है स्टैंडिंग परमिशन होगी कि जहां तक जाना है मार के आओ। देखो क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो उसके एथिक्स हैं, जो उसके कोड ऑफ कंडक्ट है, जो उसका रूल बुक है, या जो उसके एथिक्स हैं, जिस तरीके से वो काम करती है, राइट, वो तो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अच्छा ही है, ठीक है। दिक्कत कहाँ होती है जब आप उन्हें उतनी सपोर्ट देते हो, उन्हें उतना बजट देते हो, उन्हें उतनी जिसे कहते हैं फ्रीडम देते हो कि उस काम को वो कर सकें जो उनका काम है, तब फिर बात जो है ऐसी बनती है ना। तो अब हम बहुत तेज़ी में शिप भी बना रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं, तो वेरी गुड, ठीक है। सोमालिया जैसे डिस्टर्ब कोस्ट, और वैसे मैं बता दूं, हिस्टोरिकली पावरफुल वो होता है जिसके पास सबसे बड़ी नेवी होती है, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये मानना पड़ेगा कि एयरफोर्स हो गई या आर्मी होगी, उसकी एक लिमिटेशन होती है इन टर्म्स ऑफ कि वो कितनी दूर जाके लड़ सकती है, राइट। लेकिन नेवी जो होती है वो हिस्टोरिकली ऐसी रही है कि वो पावर प्रोजेक्शन हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें ट्रेड से चलती हैं और इधर उधर आना जाना, वो सब, मतलब जिस पे समुद्र का राज होता है उसका ही दुनिया पे राज होता है, इस तरीके से, ठीक है। लाइन पर भारतीय नौसेना 1500 किलोमीटर दूर जाकर उनके परखच्चे उड़ा रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है। और एक बड़ी अजीब खबर है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा कि हमारी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, कि हम ना इस बात को नहीं मानते कि जिस तरीके से हमारे वीडियोस आने चाहिए, जिस तरीके से हमारे इमेजेस आने चाहिए, जिस तरीके से हमारा जो एक होता है ना कि वो एक शेयर करना पब्लिक से, एक दुनिया से शेयर करना, वो हमारा बहुत बेकार है, ये मानना पड़ेगा हमें। जब हम फॉरेन नेवीज़ को, दूर मत जाओ, चाइना की नेवी को देखो, चाइना की नेवी को देखो, कभी उनका ना वो देखना, फोटोज़ वीडियोज़ देखना, बड़े प्रोफेशनल तरीके से करते हैं वो। देखो भाई ये सच है, जब आप उस चीज़ को सही तरीके से बना के दिखाते हो ना, तो वो एक इमोशनल इम्पैक्ट जाता है इंसान के दिल पे, है ना। तो हमें भी चाहिए कि जब हम कोई ऑपरेशन करें, उसमें हम फायर पावर का यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल ऑपरेशन में, जो कि सेफ़ हो, बताना कि उसमें हमारा कोई ऐसे टैक्टिक्स ना हो, मतलब सीधे हम बता सकते हैं, पब्लिक में रिलीज़ कर सकते हैं। तो वैसा अगर आप कर रहे हो तो उसको अच्छे कैमरे से उसको जो है कैप्चर करो, एंड देन वो फुटेज मीडिया को दो कि साहब ये था, हमने उड़ा दिया, देखो ये चली और ये हमने उड़ा दिया शिप से। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। चलते हैं। नौसेना ये नहीं बता रही है कि एक सिंगल फुटेज या फिर एक सिंगल इमेज जो है ना, वो वॉर का रुख बदल देती है, ठीक है। तो ये सोमाली पायरेट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, इनका क्या हो रहा है भैया? जो भी हो रहा है मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, इतना पढ़ने पर मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया। और जब इनसे पूछा गया, जब मैं पढ़ रहा था, तो इन्होंने ये जवाब देने से इनकार कर दिया। ऐसा तो नहीं ओसामा भाई ने सवाल कर दिया जी। तो आज का प्रोग्राम भारतीय नौसेना को समर्पित है। ये संदेश आने वाले वक्त के लिए, जो BRI चाइना चला के घूम रहा है ना, BRI, उसका ये मुंह तोड़ जवाब है कि हिंद महासागर पर और अरेबियन सी पर राज होगा तो भारतीय नौसेना का होगा। और मालदीव के बाद जब लक्षद्वीप पर अपना, अंडमान के साथ साथ लक्षद्वीप पर अपना नेवल बेस बन जाएगा, तो BRI मोहताज होगी, चाइना मोहताज होगा इंडियन नेवी का अपनी एनर्जी और अपनी बिजनेस को सी रूट BRI से ले जाने के लिए। और कोई भी मीडिया इस चीज को कवर नहीं कर रहा है। मैं BBC देखता हूं, मैं अल जजीरा देखता हूं, मैं टर्किश रेडियो एंड टेलीविजन TNT।
वो क्यों करेंगे सर कवर? देखता हूँ टर्किश न्यूज एंड टेलीविजन, वो देखता हूँ, रॉयटर देखता हूँ, वॉशिंगटन पोस्ट को कवर करता हूँ। आप ये सोचो कि हमने वर्ल्ड वॉर 2 में हमारे इतने सैनिक लड़े हैं, ठीक है, मिलियंस के हिसाब से, और हमने इतना मतलब इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और जीते हम उसमें भी, ठीक है। कहाँ किसने हमारी तारीफ़ कर दी, कहाँ किसने हमारा कंट्रीब्यूशन मान लिया? वो ब्रिटिश म्यूज़ियम के अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई था जो बता रहा था कि ब्रिटिश म्यूज़ियम के अंदर जिन जानवरों ने पार्टिसिपेट किया था उस वॉर में, उनका भी जो है सेक्शन लगाया हुआ है कि हाँ दीज वर द एनिमल्स, लेकिन हमारा नहीं लगाया। तो मानना पड़ेगा देयर इज़ रेसिज्म, और ये हमारी गलती है। वी नीड आवर ओन इंटरनेशनल मीडिया जो कि उस लेवल का हो, ठीक है। आगे चलते हैं। भी चीजें देख सकता हूँ। ये तो वो चैनल है जो दिन भर शाम को देखता हूँ, और कहीं ये उपलब्धि कवर नहीं हो रही, कहीं भी कि भारत कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है दुनिया की ट्रेड में। भारत को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो कहते हैं ना नरेंद्र मोदी जी को एक दिन नोबेल पीस प्राइज मिलेगा, वो बात की बात है। मैं कहता हूं भारत को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है, बहुत से प्लेटफॉर्म्स को मिलता है। एज अ नेशन इस देश को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। और बार बार कहता हूं कि आज हमारा अगर इंटरनेशनल मीडिया होता, तो डिबेट क्या होते हैं? एक रिजवान अहमद बैठे हैं, एक वारिस बैठे हैं, एक बीपी चौहान बैठा है, एक कोई फलाना बैठा है, एक सेट प्रवक्ता बैठा है, एक किसी का प्रवक्ता बैठा है। इंटरनेशनल मैटर्स पे भी डिबेट में यार हम ही बैठे हुए मिलते हैं। काश ऐसे मुद्दों पे हमारा इंटरनेशनल मीडिया होता। जैसा मैंने बताया टर्किश न्यूज, टीएमटी देखिएगा आप लोग, तो टर्की से क्या हम किसी मामले में कम है? टर्की से कितना तगड़ा इंटरनेशनल मीडिया टर्की चला रहा है, टीएमटी करके देखिएगा आप लोग, टर्किश न्यूज एंड टेलीविजन, जस्ट स्क्रॉल एंड वॉच। क्या हम किसी तरह से कम है अल जजीरा से? आज हमारा इंटरनेशनल मीडिया होता तो इस पर यूएसए के भी नेवी के स्पोक्स पर्सन को हम डिबेट में बुला रहे होते, डिस्कशन में बुला रहे होते, या रिटायर्ड नेवल यूएसए को बुला रहे होते, हम पाकिस्तान के रिटायर्ड नेवल किसी टॉप ऑफिसर को बुला रहे होते, हम भारत का कोई टॉप नेवल ऑफिसर बुला रहे होते, और फिर चर्चा होती वहां पर कि आपके देश कर क्या रहे हैं। देखिए कि किस तरह से समुद्र में बातचीत की जाती है और किस तरह से उनके बुलावे पर बुलाया जाता है, पड़ोसी मुल्कों के बुलावे पर बुलाया जाता है, ईरान के मुल्क पे बुलाया जाता है। नॉर्थ ब्लॉक में तो जितना भी क्रू मेंबर थे वो इंडियन थे, यहाँ तो 17 ईरानियन थे, दूसरे में 19 पाकिस्तानी थे, उन पर बुलाया जाता, डिस्कशन होते। इससे मैसेज पूरी दुनिया में जाता है। आई विश एक दिन भारत का अपना इंटरनेशनल मीडिया हो और वो वैसे ही नाम रोशन करेगा जैसे आज भारत की सेना और नौसेना कर रही है। एक मिनट, तो बेसिकली बात यह है भाई, मोटी मोटी मैं आपको बताऊं मेरे दिल में क्या है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक इंटरनेशनल मीडिया तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और उसमें जो प्रोग्राम्स है, जो प्राइम टाइम होता है, जो इवनिंग का, आदमी ऑफिस से वापस आता है, कुछ खाता है पीता है, शांति से बैठता है, देखता है भाई दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं तो दिन भर से ऑफिस में था, राइट, काम पे था। तो अब क्या हो रहा है कि उस वक्त आप जो है एक सर्कस लगा के बैठे हुए हो, ठीक है। एक यहाँ से चिल्ला रहा है, एक वहाँ से चिल्ला रहा है, नहीं, और सब अपने इधर बैठे हुए हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने इधर वाली चिल्ला रहे हैं, ठीक है। क्या मतलब है उसका? भाई तुम बुलाओ प्राइम टाइम में, तुम शोज़ बनाओ जो कि डिसेंसी के साथ हों, तरीके से हों, प्रोडक्टिव हों, ठीक है। उसमें तुम बुलाओ डिफरेंट कंट्री से। अब यहाँ पे आप मैप देख रहे हो भाई, ओमान से बुलाओ, यमन से बुलाओ, जो है सोमालिया से भी बुलाओ, ठीक है, सऊदी अरेबिया से बुलाओ, यहाँ पर आप देखें तो डिफरेंट कंट्री से, मंगोलिया है यहाँ पर, चाइना से बुलाओ, ठीक है, क्यों नहीं, और जापान से बुलाओ, ठीक है। भाई इंग्लिश बोलना आती है ना अपन को, वहाँ भी कोई ना कोई होगा जो बोल लेगा, बुलाओ उसको, ठीक है। प्रोडक्टिव डिबेट करो कि भाई हमने आपके लिए ये करा और ऐसे से ऐसा हुआ, इसमें इंडिया आपकी ये सपोर्ट कर रहा है, हाउ डू यू थिंक वी कैन बी मोर सपोर्टिव, हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड, राइट। कुछ प्रोडक्टिव डिबेट्स हों प्राइम टाइम में, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इंडिया पाकिस्तान और ये निकलो, इससे आगे बढ़ो, ठीक है। आप यूएन की जो सीट है उसको मांगने से अच्छा है अपने आप को इतना बड़ा बना लो, लोगों के साथ जो कन्वर्सेशन कर करके, उनसे बातचीत कर करके, उनको बुलाकर, उनके यहाँ जाकर इतना बना लो कि यूएन की सीट जितने बड़े आप खुद ही हो जाओ, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो कंट्री है उसके बारे में लोगों की अभी भी मेजॉरिटी कंट्रीज़ में अभी भी स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं। हमारे देखो, बॉलीवुड को गाली देना बहुत आसान है, बट बात यह है कि बॉलीवुड ने ही जितना भी हमारी जो है आगे तक बनी है, वो बॉलीवुड ने ही इस टाइम पे, मॉडर्न टाइम में, कुछ सालों के अंदर उसने बनाई है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। हमारी मूवीज़ देख रहे हैं लोग, हमारे गाने सुन रहे हैं लोग, ये बॉलीवुड की देन है, साउथ अभी अभी आया है, ठीक है, यही सच्चाई है। हाँ, दूसरी बात यह है कि हमें हर बार हर जगह पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बात ये होती है कि आप सही डायरेक्शन दिखाओ, आप हमारी कल्चरल मूवीज़ बनाओ और उसको हर चीज़ को बॉलीवुड तरीके से मत बनाओ, तरीके से बनाओ उसे, ऐसे कि अपने कल्चर को एक ग्रैंड बना के दिखाओ कि हाँ ये, राइट। जब दूसरे देखेंगे, जब छोटी कंट्रीज़ में जाएगा तो ईजिली वो आपको पसंद करने लगेंगे। मूवीज़ का बहुत इफेक्ट होता है, खाने का बहुत इफेक्ट होता है, म्यूज़िक का बहुत इफेक्ट होता है। अभी मैं देख रहा था वो एक अरेबिक और इंडियन एक सॉन्ग मिक्स करके उन्होंने बनाया है, उसमें थोड़ी अरेबिक है, थोड़ी इंडियन है, राइट। बहुत अच्छा सॉन्ग है वो, बड़ा फेमस हुआ वो, राइट। तो क्या हो रहा है इससे, अब क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी भी कुछ लैंग्वेज है, तुम्हारी भी कुछ लैंग्वेज है, तो क्या हो गया, वो गाना यहाँ तो सुना जाएगा ही, वहाँ भी सुना जाएगा, राइट। इससे क्या हो रहा है, आपके कल्चरल टाइज जो हैं वो बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
ठीक है। बाकी इंडियन नेवी का क्या है यार, इंडियन नेवी का क्या है, इंडियन नेवी का कुछ नहीं है। तुम बस ये है कि तुम उनको फ्रीडम दो काम करने की, वो तो काम कर ही देंगे, उसमें क्या है। मतलब एक आदमी काबिल है वो तो हमें पता ही है पहले से, उसमें नई बात नहीं है। बात यह है कि अब उन्हें मौका मिल रहा है, अब उन्हें छूट मिल रही है कि साहब जाओ करो, राइट। तो ये अच्छी बात है। हाँ, उनका बजट बढ़ना चाहिए, उनको इक्विपमेंट सही मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि पहले ये होता था कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट बहुत अच्छा है, आपका जो जैसे हम कहते हैं कि आपका एथिक्स बहुत अच्छा है, आपका वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छी है। बट अगर आपके पास बजट नहीं है, अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है और अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है, तो बाकी सारी चीज़ें तो हैं बट उसका वो इम्पैक्ट नहीं आता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, राइट। एंड अदर देन दैट, वो जो BRI वाला प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यार इतना बड़ा ये जो इंडियन ओशन है और ये बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, इस सब पे तो वैसे भी हमारी नेवी होनी चाहिए ना। इनकी नेवी तो वैसे भी किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो इनकी नेवी को तो हम काउंट भी नहीं करते। हमारी यहाँ भी नेवी होनी चाहिए, यहाँ भी होनी चाहिए और यहाँ भी होनी चाहिए। कम से कम ये इतना एरिया तो हमारा कवर होना ही चाहिए अभी फ़िलहाल, जितनी हमारी नेवी की पावर है। बाद में हमें और बढ़ाना चाहिए कि हम और ओशंस में आगे जाएं और आगे जाएं, राइट। क्योंकि ये तो सच है, जिसका समुद्र पे राज होता है उसी का दुनिया पे राज होता है, ये ऐसे ही होता है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड लेट्स होप कि आगे भी गुड न्यूज़ मिलती रहे। एंड हमें एक चीज़ और देखनी चाहिए कि हम ये पायरेट्स के ही चक्कर में ना उलझ के रह जाएं, राइट। हमारी जिम्मेदारी है अपना कार को बचाने की, हमारी जिम्मेदारी है, हाँ ठीक है, ह्यूमैनिटी के तरीके से हम दूसरों को भी बचा सकते हैं, बट वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा पहले हो। एंड हम क्योंकि देखो एक छोटी सी शिप जब ऑपरेशन करने जाती है ना, तो बहुत रिसोर्सेज लगती हैं, बहुत हमारा मैन पावर लगता है, जो कि वैल्यूबल मैन पावर है हमारा। और तो ये सारी चीज़ें भी हमें नज़र में रखनी चाहिए। बाकी इंटरनेशनल मीडिया की ऑफ कोर्स हमें ज़रूरत है, तो वो भी होना चाहिए। एंड फाइनली आई वुड से कि इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा था, एक मिनट। सैल्यूट है इंडियन नेवी को, सैल्यूट है लीडरशिप को, जिन्होंने अपनी फौज को आज वो इक्विपमेंट दिया और वो खुला हाथ दिया कि खुल के हमारी फोर्सेज आज काम कर रही हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, तो बेसिकली बात यही आ रही है कि जो मैंने कहा वही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। मीडिया हो गया, हमारा जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई हमारी, और बाय द वे हम फूड से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें रेस्टोरेंट्स और दूसरी जगह खोलनी चाहिए, हमें कोई और ऐसी स्कीम चलानी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ करते रहो जिससे कि लोगों की कनेक्टिविटी बढ़े। ये अच्छी बात है, राइट। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो पहुंचना है। मुझे नहीं लगता वेस्ट पे डिपेंड होने की इतनी ज़रूरत है, वेस्ट से उम्मीद करने की ज़रूरत है कि ये कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। खैर फाइनली हम वापस आ चुके हैं, वीडियोस आते रहेंगे और 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय।